वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेस खेली। लास्ट क्लास हमने थोड़ा सा पढ़ा था, ज़्यादा टाइम की हमने क्लास नहीं ली थी, 11-12 मिनट्स की हमने क्लास ली थी। कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमने उसमें ये सीख लिया था कि रिड्यूसिबल इक्वेशन क्या होती है और उनको हम यदि सॉल्व करें तो कैसे करें। यदि किसी को उस वीडियो में समझ में नहीं आया तो मैं इन चैप्टर के जो ये पार्ट्स आने वाला है, कुछ पार्ट्स आने वाला है, जैसे के की वैल्यू फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, या फिर कुछ एक लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन दिया हुआ होगा बर्ड्स प्रॉब्लम में, लेकिन उनमें हमें इक्वेशन बनानी है। ठीक है, जब इक्वेशन वहाँ बन के आएगी, ठीक है, रिड्यूसिबल इक्वेशन वहाँ बन के आएगी, तब मैं वहाँ और अच्छे से उनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उनको वहाँ से सीखना है। यदि वो थोड़ा सा पार्ट यदि तुम्हें समझ में नहीं आया है तो वहाँ ये भी इसको ड्रॉप कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आ जाता है, एक बार दो बार देखने से यदि आ जाता है तो उसे देखना भी है। यदि हो सकता है कभी कभी वन टाइम देखने से नहीं आता है तो दोबारा उसको देखो, रिवाइज हो जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, कोशिश करने से भी आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इधर भी और इधर भी। ठीक है, फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो इक्वेशंस का जो सिस्टम दिया गया है उसमें है जी यूनिक के सॉल्यूशन दी। इसके पास तो यूनिक के सॉल्यूशन है और इसके पास इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है। क्या है, इसके पास तो यूनिक के सॉल्यूशन और इसके पास मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, हमें दोनों मेथडों को एक साथ लेके इसलिए चलना है क्योंकि हमें कंपैरिजन सीखना है कि हमें करना क्या होता है एग्जैक्टली। हमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी इक्वेशंस होती हैं a1x + b1y + c1 = 0 इस फॉर्म में होती है, तो क्यों ना हम इसको इस तरीके से चेंज कर लें। 2x kx + 2y - 5 = 0, 3x + y - 1 = 0। हुआ या नहीं हुआ? हमने सारे कांस्टेंट जो थे किस में कर लिए, LHS में कर लिए, और RHS में क्या बचा है हमारे पास, 0 बचा है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहां कंपेयर करना है, कंपेयर विद a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। इनके साथ कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या है k, b1 की वैल्यू क्या है 2, c1 की वैल्यू क्या है -5, a2 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू क्या है 1, c2 की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, अब हमें जो पता है, जो कंडीशन हमें पता है वो हमें पता करनी है। देखो, हमें पता है कि वी नो गिवन दैट, ठीक है, क्या गिवन है, गिवन दैट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, जो इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है आर यूनिक के सॉल्यूशन, इज यूनिक के आर आएगा एक्स बाई ए यूनिट के सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो हमें अब थोड़ा सा पीछे जाओ, पहले इसमें और कर लेते हैं ये चीज। अब यही सब लिखना है कंपेयर विद, तो यहाँ a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -5, a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू k और c2 की वैल्यू -15। अब हमें माइंड में लेके आना है कि देखो यहाँ तो जो कंडीशन है वो मैनी सॉल्यूशन की है। ठीक है, यही लाइन लिखनी है, यूनिक के अलावा क्या लिख देना है, मैनी सॉल्यूशंस लिख देना है। ठीक है, यहाँ जो इक्वेशंस है उनके पास तो मैनी सॉल्यूशन है और यहाँ जो इक्वेशन है उसके पास यूनिक के सॉल्यूशन है। अच्छा, यूनिक के सॉल्यूशन कब आता था ग्राफ में, ग्राफ में कब आता था, जब लाइन इंटरसेक्ट करती थी। मैनी सॉल्यूशन कब आता था, जब लाइन ओवरलैप करती थी। तो इसका मतलब इसमें जब कंडीशन हमारे पास पता चल गया कि इंटरसेक्टिंग का है, तो इंटरसेक्टिंग का पता चलती है हमने क्या करना है कि a1/a2 = b1/b2। क्या नहीं होना चाहिए, a1/a2 = b1/b2 नहीं होना चाहिए, बस इतना सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। a1 की वैल्यू k, a2 की वैल्यू 3 = b1/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, k = 6, 3 2 6, k 1 k,
नॉट इक्वल चल रहा है, नॉट इक्वल मतलब क्या नहीं होना चाहिए, K6 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो इसके लिए यूनिट के सॉल्यूशन हो जाएंगे। यदि K6 हो गया तो देखो 6/3 2 बनेगा, 2/1 2 बनेगा, और ये क्या बन जाएंगे A1/A2 B1/B2 इक्वल हो जाएगा। इसलिए कह रहा है कि K इज नॉट इक्वल टू 6। तो यहाँ इसका आंसर आ गया। हमें जब इतना पता चल गया कि K6 नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 -5 6 -6 हो सकता है और कुछ भी हो सकता है कि क्या नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए। हो गया इसका आंसर, ठीक है। अच्छा इधर आता है, अच्छा मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, A1/A2 B1/B2 और C1/C2, ठीक है, यही होना चाहिए। वैल्यू पुट करते हैं, A1 की वैल्यू 2 6 3 K -5 -50। जहां से तुम्हें लग रहा है कि K की वैल्यू फाइंड हो सकती है, फर्स्ट 2 से हो सकती है, लास्ट 2 से हो सकती है, फर्स्ट और लास्ट से हो सकती है, उन्हीं 2 को एक साथ ले लो। मैंने तो फर्स्ट और सेकंड को ले लिया, 2/6 = 3/K, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 2K और 6 3 जा 18, K की वैल्यू क्या आ गई 9, मतलब K की वैल्यू 9 होगी तो ही मैनी सॉल्यूशन होंगे। इक्वल अपने आप इक्वल आ रहा है, इक्वल चल रहा था, इक्वल आया है, नॉट इक्वल आ रहा था, नॉट इक्वल चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसी क्वेश्चन में, ठीक है। उधर तो नहीं, लेकिन इधर मैं क्या कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन में मैंने इस बार यूनिट के ना करके क्या कर दिया, नो सॉल्यूशन कर दिया है। these equation have given that these equations have no solution, ठीक है। तो देखो have no solution में तो ये तो इक्वल होता है कि नहीं होता, और आगे वाली कंडीशन जो आती है उसमें क्या होता है, इज नॉट इक्वल टू C1/C2, वैल्यू पुट करते हैं, A1/A2 K/3 इक्वल टू 2/1 इज नॉट इक्वल टू -5/1। देखो इधर तो इधर कांस्टेंट है, इधर से इधर बात करो या फिर इधर से इधर करने में ज्यादा फायदा है कि इक्वल का साइन दिख रहा है। तो क्या आएगा K/3 इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन K 1 K 3 2 6, यदि K इक्वल टू 6 होगा तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ये आंसर आ गया। इन दोनों को लेते हैं तो भी हम निकाल सकते थे K -K, ठीक है, क्या आ जाएगा -K, और इधर 5 3 जा 15, क्या आएगा इक्वल में, नॉट इक्वल, K इज नॉट इक्वल टू 15 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल के आता है, वो हम कर सकते हैं कि जब हमें कौन सी जो कंडीशन है, जब यूनिट के सॉल्यूशन की कंडीशन दे रखी है तो इसका मतलब हमें इंटरसेक्टिंग के बारे में सोचना, और इंटरसेक्टिंग कब होंगे, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब नो सॉल्यूशन की बात की जाए तो A1/A2 B1/B2 के इक्वल होगा, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं होगा। और जब मैनी सॉल्यूशन की बात की जाए तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये होगा, ठीक है। देखो अब बर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। बर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस में क्या है, इसके बाद हमें बर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करना है। इसके कई सारे डिपेंडेबल क्वेश्चन मैं तुम्हें देने वाला हूँ, वो तुम्हें करने हैं सॉल्व। जिसमें K की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K, फाइंड द वैल्यू ऑफ K, कंडीशन हमें देखनी है और सॉल्व करते हुए करना है। देखो चलो क्वेश्चन देख लो अच्छे से। 5 पेन्स एंड 6 पेंसिल्स टुगेदर, देखो डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है, वहां से पहले डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद उस क्वेश्चन को अपने पास रखना, बिल्कुल लिख लेना चाहे से, और उसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना। 5 पेन्स एंड 6 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट रेट 9, कितने हैं, 5 पेन्स एंड 6 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट 9 रुपीज, ठीक है। देखो ना तो हमें पेन की कॉस्ट पता है, ना हमें पेंसिल की पता है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। एंड 2 पेंसिल कॉस्ट 3 पेन्स एंड 2 पेंसिल, इधर आपकी बात 3 पेन
और 2 पेंसिल्स, इनकी जो कॉस्ट है वो रेट 5 है। ठीक है, देखो पेन की कॉस्ट सपोज करते हैं, लेट अस कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू x रुपए और कॉस्ट ऑफ पेंसिल y रुपए। ठीक है, 1 पेंसिल 1 पेन की कॉस्ट हमने सपोज कर ली, 1 पेन की x रुपए, तो 5 पेन की कितनी होगी 5x, तो इसका मतलब ये हो गया 5x। 6 बाई प्लस करके कितना आ जाना चाहिए 9 रुपए आ जाना चाहिए, क्योंकि ये तो 1 पेन की कॉस्ट x रुपए, तो 5 पेन की कॉस्ट क्या होगी 5x रुपए, 6 पेन की कॉस्ट क्या होगी 6 y रुपए, 5x प्लस 6 y दोनों का टोटल कितना आ जाना चाहिए 9 आ जाना चाहिए। ऐसी इधर कंडीशन क्या बनेगी, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हमारे पास डबल इक्वेशन बन गई, लेट अस कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू x रुपए एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू y रुपए, देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एरो लगा के 5x प्लस 6y इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। इसके बाद अब तुम्हारी मर्जी है कौन से मेथड से तुम्हें इसको सॉल्व करना है, कौन से मेथड से इसको सॉल्व नहीं करना है। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें समझा रहा हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक। ठीक है, इसमें 12 है, देखना 12 क्वेश्चन जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिला है। इसमें वन सेज एक कहता है, ठीक है, वन सेज एक कहता है गिव मी 100, तुम मुझे 100 रुपए दो। अपने फ्रेंड से कह रहा है, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कहता है कि तुम मुझे 100 रुपए दो। दो फ्रेंड है, ठीक है, दोनों के नेम ए और बी हम सपोज कर लेते हैं, एक का नाम ए एक का नाम बी। इसने कहा, ए ने बी से कहा कि मुझे 100 रुपए दो, आई सेल देन, तब मैं होऊंगा, क्या होऊंगा, बिकम, बनूंगा ट्वाइस एज रिच एज यू, जितने तुम धनी हो उससे 2 ट्वाइस मतलब डबल। अब देखो दोनों के पास कितने रुपए हैं, किसी को कुछ पता ही क्या। सपोज करते हैं इसके पास x रुपए हैं, इसके पास y रुपए हैं, ठीक है। अब ये जब कह रहा है कि 100 रुपए दो, जब ये 100 रुपए देगा तो इसके पास तो कम हो जाएंगे 100 रुपए। अच्छा, इसके पास 100 रुपए तो कम हो गए, अब ये इसके पास जो 100 रुपए कम हुए वो गए कहाँ हैं, इसके पास ऐड हो गए, यही तो बात है। इसके पास से जाके इसके पास चले गए, बात तो ये है। तुम मुझे 100 रुपए दो और तुमने मुझे 100 रुपए दे दिए, ठीक है, तुमने मुझे दे दिए, क्या तुम्हारे पास से कम नहीं हुए? और जितने मेरे पास थे उसमें ऐड नहीं हुए, ज्यादा ही तो हो गए मुझसे मेरे पास, तो 100 रुपए ऐड हो गए। वही कंडीशन इसने कही। आगे क्या है, द अदर रिप्लाई। अब अच्छा, इसकी कंडीशन पूरी कर देता है, तुम मुझे 100 रुपए दो तो मैं बन जाऊंगा तुमसे ट्वाइस रिच मैन, मतलब तुमसे डबल धनी बन जाऊंगा। तो मतलब इसके पास जितना है, यदि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। क्या बोला इसमें, तुम मुझे 100 रुपए दो तो मैं तुम जितने धनी हो उसका डबल बन जाऊंगा, ट्वाइस बन जाऊंगा, ठीक है। तो कितना धनी है ये, कितने रुपए है इसके पास, y माइनस 100, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या आएगा, x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200। सबको इधर ले आते हैं, x माइनस 2y प्लस 100 प्लस 200 इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 300 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं सेकंड, वापस से वहीं आ जाओ, ठीक है, एक्स वाई पे। एक के पास x रुपए थे, एक के पास y, क्योंकि शेर को सवा शेर तो मिलना है। तो दूसरे ने क्या कहा, ये सब तो छोड़ो, अदर रिप्लाई, दूसरे ने जवाब दिया, इफ यू गिव मी 10, तुम मुझे सिर्फ 10 दो। कितने दो, 10। दूसरे ने, किसने, अब ये कह रहा है, पहले तो इसने कहा था, अब ये कह रहा है कि तुम सिर्फ मुझे 10 रुपए दो। तो मतलब इसने 10 इसके में से माइनस, इसके में प्लस। अच्छा, क्या बोला, देन आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू, जितने तुम धनी हो उसका 6 टाइम, मतलब मिला ना शेर को सवा शेर। मतलब अब जब तुम 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो तब जाके इसके इक्वल आएगा। क्या कहा इसने, तुम सिर्फ मुझे कितने दो, 10 रुपए दो, और मैं तुम जितने धनी हो उससे कितना धनी हो जाऊंगा, 6 टाइम धनी हो जाऊंगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6x माइनस 16
इज इक्वल टू वाई प्लस 10, 6x वाई को इधर ले आए माइनस वाई, माइनस 60 पहले से है, माइनस 10 इज इक्वल टू 0, क्या बन जाएगा 6x माइनस वाई माइनस 70 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आसान सा क्वेश्चन था। अब हमें ये दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके किसी भी मेथड से हम कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं, और किसी को टाइम पास करना है तो ग्राफिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर तो मुझे नहीं लगता कोई और क्वेश्चन। ठीक है, मैं ये समझा देता हूँ। ऑन सेलिंग ए टीवी एट 5% गेन एंड ए फ्रिज एट 10% गेन। देखो, एक टीवी को और एक फ्रिज को क्या बेचा जा रहा है और प्रॉफिट कमाया जा रहा है 2000 रुपीज। ठीक है, दोनों को बेच के। तो देखो, मैं तो इतना सोच के चल रहा हूँ कि टीवी की जो कॉस्ट है वो x रुपए है। ठीक है, ठीक है, इधर तो इसको मैं टीवी कर देता हूँ। ठीक है, देखो टीवी की जो कॉस्ट है वो क्या है, टीवी और फ्रिज, इसकी x रुपए, इसकी y रुपए कॉस्ट है ये। तो कॉस्ट पे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, और जो होगा लॉस होगा तो लॉस भी इस पे कैलकुलेट होगा। इस पे तो 5%, तो x का 5% कितना होगा 5/100। इस पे फ्रिज पे 10%, तो 10/100 कितना हो जाएगा x 5 से 20, x/20, इधर से ये 5/10, और दोनों से एक शॉपकीपर गेन 2000, तो और दोनों इन दोनों का जो प्रॉफिट है वो 2000 है। हमने 5% ही निकाला, इसका ज्यादा निकाला ही, इसका 10% निकाला, दोनों को ऐड करके 2000 बना दिया। अगली बार ये चेंज हो जाता है, इसके ऊपर तो हो जाता है 10% गेन और इस पर हो जाता है 5% लॉस। तो 10% प्रॉफिट इस पे करते हैं 10/100 x में, और इधर y में कितना 5/100 पर। लेकिन ध्यान रखना ये लॉस है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, 0, x/10 माइनस y/20, कितना प्रॉफिट है टोटल 1500। ठीक है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दोनों को सॉल्व करना है। वो में किसी भी मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं हम नंबर्स के क्वेश्चनों पे। अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर वाले क्वेश्चंस। सम ऑफ टू नंबर्स इज 35। टू नंबर्स का सम इज 35 है। देखो ये एग्जांपल है। ठीक है, इसका फोटो मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल रहा हूँ, कुछ आगे क्वेश्चन आने वाला है उनका डालने वाला हूँ। सम ऑफ टू नंबर्स इज 35। टू नंबर्स का सम 35 है, तो मैंने लिए टू नंबर्स x प्लस y इज इक्वल टू 35 एंड देयर डिफरेंस इज 13, और उनका डिफरेंस 13 है। हो गया? ठीक है, फाइंड द नंबर, दोनों नंबरों को फाइंड करना है। डिफरेंस भी हमने लिख लिया, सम भी हमने लिख लिया, और हमें कैलकुलेशन भी तो करनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। अच्छा, मैं तुमसे थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं 8-9 क्लास में। मैं तुमसे कहता हूँ कि टू डिजिट का एक नंबर है। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर जैसे कौन सा होता है 10 से लेकर 99 तक, ऐसे नंबर यही है। इनकी एक्सपेंडेड जो फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? जैसे मैंने 54 की लिखी, तो क्या होगी 50 + 4, या फिर बोले तो 5 × 10 + 4, यही होगी ना? होगी या नहीं होगी? 5 × 10 + 4। तो कोई भी एक्सपेंडेड फॉर्म यदि हम बनाए 2 डिजिट की, सपोज मैंने कहा xy इज ए 2 डिजिट नंबर। ठीक है, एक ये 2 डिजिट नंबर है जिसमें यूनिट प्लेस पे क्या है y, टेंथ प्लेस पे क्या है x। तो क्या करेंगे हम 10x + y, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। जब कभी हमें 2 डिजिट का नंबर सोचना पड़ेगा इन लीनियर इक्वेशन के अंदर या अल्फाबेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अल्फाबेटिक टर्म्स में, तो हमें 2 डिजिट का नंबर ये सोचना पड़ेगा। ऐसे सोचेंगे तो xy सोचेंगे, तो इसका मतलब होता है x × y, हम ये सोचते हैं ना। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा 2 डिजिट, लेट्स से 2 डिजिट नंबर 10x + y, या फिर बोलेंगे yx भी तो ले सकते हैं, तो 10y + x।
सपोज तुमसे कहा जाए इसको इंटरचेंज करने पे नंबर ये बन जाता है बाई एक्स बन गया, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी 10 बाई + x। यदि इसको हमें इंटरचेंज करना पड़ा, इनवर्स द डिजिट को इनवर्स करना पड़ा, चेंज करना पड़ा इंटरचेंज आपस में, तो बाई को इधर लाना पड़ेगा, एक्स को इधर लाना पड़ेगा, तो 10 बाई + x बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? हमें जब भी कभी भी 2 डिजिट का नंबर सोचना पड़ेगा तो हमें क्या सोचना है 10x + y। इसके बाद अब आते हैं चलो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन लेते हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 110। ठीक है, द सम ऑफ, सम करना है। ठीक है, 2 नंबर्स है हमारे पास, उनका सम करना है। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। एक कोई भी 2 डिजिट नंबर, तो हमने क्या कहा 10x + y सपोज कर लेते हैं। लेट अस ए 2 डिजिट नंबर इज 10x + y और एंड आफ्टर इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट नंबर 10y + x। उसमें यही तो कहा है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड इंटरचेंजिंग द डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बना है उन डिजिट्स, उन नंबर का और इस नंबर का जो सम है वो क्या है 110। ठीक है, 110 क्या बन जाएगा 10x, ये भी x इधर आ जाएगा, +y + 10y = 110, 11x + 11y = 110 और 11 कॉमन ले लेते हैं, x + y 11 कॉमन लेके डिवाइड में जाएगा तो 10। फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, ये तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास ये कंडीशन बन गई। हमने क्या कहा पहले लेट अस टू ए 2 डिजिट नंबर 10x + y एंड आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स 2 डिजिट नंबर 10y + x अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इनका सम कर देंगे और एक इक्वेशन हम निकाल देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड द फर्स्ट नंबर द न्यू नंबर इज मोर देन द 5 टाइम्स। अच्छा, इसमें से फर्स्ट नंबर कौन सा है, पहले तो यही लिया था, ये तो इंटरचेंज करने के बाद आया था। फर्स्ट नंबर में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो 10x + y - 10, इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो द न्यू नंबर इज 4 मोर देन, जो न्यू नंबर होगा 4 more than 5 times the sum of the digits in the first number। फर्स्ट नंबर में जो डिजिट्स हैं x y तो है, यदि नंबर की बात करें यही तो होता है, तो इसमें डिजिट्स तो x और y है, x y के सम का 5 टाइम्स, x y के सम का 5 टाइम्स और उससे भी 4 ज्यादा। यदि फर्स्ट नंबर में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो न्यू नंबर बनेगा वो न्यू नंबर क्या बनेगा, डिजिट्स के सम का 5 टाइम से 4 ज्यादा। क्यों लिखा हुआ है इज 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स इन द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर में जो डिजिट्स हैं उनके सम का 5 टाइम्स से 4 ज्यादा। ठीक है, न्यू नंबर बन जाएगा। अब इसके बाद 10x + y - 10 = 5x + 5y + 4, इधर 5x इधर आया, 10x - 5x, फिर y - 5y - 10 - 4 = 0। क्या बन जाएगा 5x - 4y - 14 = ओके क्लियर। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन भी हमारे पास बन गई।
अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ आज का, ये क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग द डिजिट्स। ये तो फिर भी तुम कर लोगे, अभी जैसा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं इसमें। इन ए 2 डिजिट नंबर द 10th डिजिट इज 3 टाइम्स। अब देखो 2 डिजिट नंबर मैंने सपोज किया एक्स वाई, माइंड में सोच के चल रहा हूँ एक्स वाई। हो सकता है तुमने एक्स वाई सपोज किया, बुक के सॉल्यूशन में बाई एक्स हो रहा हो तो उसके हिसाब से सॉल्यूशन हो, तुम तो लास्ट में चेक करना क्या जो तुम्हें चाहिए वो नंबर बन रहा है कि नहीं बन रहा। एक्स बाई, ठीक है, देखो मैंने एक्स वाई सोच के चला तो मैं क्या बन गया 10x प्लस बाई लूंगा मैं नंबर। इन ए 2 डिजिट नंबर द 10th डिजिट क्या है एक्स इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट्स। यूनिट डिजिट का 3 टाइम है, ठीक है, यूनिट डिजिट का 3 टाइम हो गया। अच्छा, व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 4, जब नंबर को 54 डिक्रीज कर दिया जाता है, मतलब 10x प्लस बाई को क्या कर दिया 54 डिक्रीज कर दिया। अभी तक तो डिजिट की बात चल रही थी, अब नंबर की बात चल रही है। डिजिट की बात चल रही थी तो एक्स वाई काम में नहीं है, लेकिन नंबर की बात चल रही है तो 10x प्लस वाई काम में लेना है। यदि नंबर को 54 डिक्रीज कर दिया जाए तो डिजिट आर रिवर्स, तो डिजिट रिवर्स हो जाती है, मतलब बाई एक्स बन जाता है। तो बाई एक्स मतलब 10y प्लस एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, x माइनस 3y इक्वल टू 0, या फिर हम x की वैल्यू 3y सपोज करें तो इसमें पुट कर देंगे, डायरेक्ट आंसर ही निकल जाएगा हमारा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमने इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन हमें पढ़ने, कई सारे क्वेश्चन पढ़ के देखने, करके देखने, सॉल्यूशन निकालने हैं। यदि सॉल्यूशन निकालने के बाद, ठीक है, इक्वेशन निकालने के बाद उनका सॉल्यूशन जो कुछ भी हमने स्टार्टिंग में सपोज किया होता है वही लाइंस लास्ट में भी लिखनी होती हैं। जैसे हमने सपोज किया लेट द 2 डिजिट नंबर दिस, तो लास्ट में लिखना पड़ेगा कि फाइंड दैट कि 2 डिजिट नंबर इज ये, जो भी आंसर आया उसमें लिखना पड़ेगा। फाइंड द एज, हमने सपोज किया प्रेजेंट, सपोज प्रेजेंट एज ऑफ द रहीम, रहीम की प्रेजेंट एज सपोज की, तो लास्ट में भी लिखना पड़ेगा कि प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज इक्वल टू इतना। ठीक है, जो क्वेश्चन ने पूछा उसका आंसर उसको रिटर्न में नीचे लिखा हुआ दिखना चाहिए। इतना समझ में आ गया? ठीक है, थैंक यू सो मच।